Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSAT रीजनिंग पेपर। तो आज हम इसमें रीजनिंग के 2019 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक्ड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ए ने अपने घर से चलना स्टार्ट करा है। ओके, कहाँ पर? ईस्ट की तरफ 20 मीटर। सपोज मैं ए का ये होम है और यहाँ से इसने स्टार्ट करा ईस्ट की तरफ। यहाँ से कितना चला है? ये 20 मीटर चला। ओके, वेयर हिज फ्रेंड्स बी ज्वाइन टू हिम। अब यहाँ पर ए जैसे पहुंचा था तो उसका दूसरा फ्रेंड है बी, वो भी यहाँ पे आ गया। एंड दे टूगेदर वॉक 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। और दोनों जने सेम डायरेक्शन में 10 मीटर तक और चले। तो देखो ये यहाँ पे चले 10 मीटर तक। कौन? ए और बी। ओके, अब देखा है आगे इसने क्या कहा है। देन ए टर्न टू लेफ्ट वाइल बी टर्न टू राइट। देखो मैं ए की जब बात करूंगा तो ए का लेफ्ट कहाँ होगा, तो हमेशा देख लेना। देखो ए जब यहाँ पे पहुंचा है तो ए का होगा ऊपर की तरफ, तो ये मेरा टर्न यहाँ पे हो गया ए। और बी का राइट कहाँ होगा, तो जब ए का टर्न ऊपर है तो बी का राइट नीचे होगा इधर की तरफ। ओके, यानी कि इस पॉइंट में मेरा ए पहुंचा है और इस पॉइंट में मेरा बी पहुंचा है। एंड ट्रेवल 2 मीटर एंड 8 मीटर रेस्पेक्टिवली। तो ए जो है वो 2 मीटर चला और बी जो है वो 8 मीटर चला। ओके, अगेन बी टर्न टू लेफ्ट। अब इसने बी की बात की है और बी देखो यहाँ पे आने के बाद में कहा है लेफ्ट की तरफ टर्न हो गया। तो देखो इसका लेफ्ट कहाँ होगा, ईस्ट की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। देखो इसका जो लेफ्ट होगा वो हमारा ईस्ट की तरफ होगा। अब लेफ्ट पे टर्न हुआ है, कितना है? 4 मीटर। कितना चला है? 4 मीटर चला है। ओके, ये 4 मीटर चला है। उस आगे क्या कहा इसने? फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। देखो 4 मीटर चलने के बाद में ये 20 पॉइंट पे पहुंचने के बाद में फिर क्या है, वो अपने राइट में टर्न हो गया है। राइट का मतलब हो जाएगा साउथ की तरफ आएगा। कितना चला है ये चला है 5 मीटर। और जैसे ये 5 मीटर चला है तो अपने ऑफिस पहुंच गया है। यहाँ पे इसका ऑफिस है। ओके, तो ये बी मेरा ऑफिस में पहुंच गया है। अब इसने आगे क्या कहा है, इसने आगे बात करा वो ए की। ए टर्न टू राइट। देखो ये मेरा यहाँ पे पहुंचा था, उसके बाद में यहाँ पे जाने के बाद में राइट में टर्न हो गया है। एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। और यहां से जाने के बाद में देखो वो कितना है, 12 मीटर चला। ये 12 मीटर चला और 12 मीटर चलने के बाद में वो ए जो है अपने ऑफिस में पहुंच जाता है। ओके, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिस। अब देखो इनके ऑफिस की वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी कि पूछना चाह रहा है ये और ये इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो देखो एक तरह से अब बात करते हैं इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने एक डॉट डॉट लाइन खींच ली। इसने इसकी डायरेक्शन कितनी दे रखी थी, यहाँ से यहाँ तक की 12 दे रखी थी, यानी कि ये मेरी 12 मीटर है। ओके, क्यों उसने कहा है ही राइट एंड ट्रेवल 12 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। तो अब एक बात करूं, मैंने अगर इस पॉइंट को देखो, मैं इस वाले पॉइंट को मैं पी मान लेता हूँ। ओके, और जैसे ये अपने ये वाला ऑफिस पहुंचा तो इस पॉइंट को मैं क्यू मान लेता हूँ। और देखो ये वाला ऑफिस बी जो अपने ऑफिस पहुंचा, इस पॉइंट को मैं आर मान लेता हूँ। तो अब एक बात करते हैं, पी क्यू कितना होगा। देखो पी क्यू की डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो हम देखो जब मैंने इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये 4 मीटर है तो ये भी हमारा 4 मीटर होगा। तो इसका मतलब ये कितना होगा, ये मेरा 8 मीटर होगा। ओके, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, वो थी 12 मीटर। तो एक तरह से देखो मैं इस ट्राइंगल को इस तरह से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये मेरा पी आ गया, ये मेरा क्यू आ गया। ओके, उसके बाद में अब देखो मैं इस सीधी डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी। देखो जो ये डिस्टेंस चली होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी। ये कितनी है, 2 + 8 10। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, 10। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी, 10। उसके बाद में जब बी यहाँ के बाद में जब नीचे गया था तो कितना गया था, 5 मीटर। तो इसका मतलब है कि पी से आर तक की डिस्टेंस कितनी रहेगी, देखो पी से आर तक की, यानी कि इसका मतलब देखो ये ठीक, यानी कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये मेरी आर है तो ये हो जाएगी मेरी 15 मीटर। ओके, अब आगे देखते हैं उसने पूछा क्या है। इसने ये पूछा है कि क्यू आर, यानी कि दोनों ऑफिस के बीच की डिस्टेंस कम से कम कितनी होगी। तो इसका मतलब ये देखो ये क्यू आर। इसने पूछा ये क्या होगी। अच्छा, ये वाली मेरी कितनी आई थी, देखो ये 8 है, 8 मीटर आई थी। एक तरह से हमारा क्या है, ट्राइंगल है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ओके, तो मैं ये कह सकता हूँ क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू, देखो ये वाली चीज क्यू आर स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओके, पी क्यू कितना है, पी क्यू हमारा 8 प्लस क्यू आर कितना है मेरा 15।
इज इक्वल टू 64 प्लस 225 इज इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो 982। ओके, यानी क्यू आर मेरा कितना आया गया 289। ओके, तो मैं कह सकता हूँ क्यू आर इज इक्वल टू कितना जाएगा अंडर रूट 289। ये कितना होता है, ये होता है मेरा 17 का रूट स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी आ गई, ये मेरी आ गई 17 मीटर, यानी कि क्यू आर या आर क्यू हमारा 70 मीटर आ गया। यानी कि दोनों के बीच का जो ऑफिस था वो कितनी है, उसके शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी है, वो 17 मीटर है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। सीता एंड गीता गो फॉर अ स्विम आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days एंड एवरी 3 days रेस्पेक्टिवली। सीता और गीता जो है, सीता और गीता ये दोनों जो है स्विमिंग करने के लिए जाती हैं। ओके, सीता जो आती है वो 2 दिन के गैप के बाद में आती है 2 days। गीता जो आती है वो 3 दिन के गैप के बाद में आती है 3 days। ओके, इफ ऑन 1 January बोथ ऑफ देम वेंट फॉर ए स्विम टूगेदर। अब दोनों जने ने क्या है कि दोनों जने 1 जनवरी को गई थी। व्हेन वी विल दे गो टूगेदर नेक्स्ट। अब दोनों एक साथ कब जाएंगी। और हम सीता की बात करें, सीता है यहाँ पे, गीता की बात करें, गीता है। सीता 1 जनवरी को गई थी, उसके बाद में कब जाएगी, देखो 2 दिन का गैप है इसका, तो 2 और 3 को नहीं जाएगी, फिर ये कब जाएगी 4 तारीख को जाएगी। उसके बाद फिर कब जाएगी, ये 2 दिन का गैप है, यानी कि 5 और 6 का गैप रहेगा, फिर कब जाएगी 7 को जाएगी। उसके बाद फिर 2 दिन का गैप है 8 और 9, यानी कि फिर ये 10 को जाएगी, फिर 2 दिन का हमारा गैप हो जाएगा इसका, फिर इसका 2 दिन का गैप 11 और 12, यानी कि 13 जनवरी को। ओके, अब हम गीता की बात करें, 1 जनवरी को जाएगी, उसके बाद में फिर कितने दिन का गैप है इसका, इसका गैप है 3 दिन का, यानी कि 2 3 4, तो कब जाएगी, अब 5 तारीख को जाएगी। फिर कितने दिन का गैप है, फिर 3 दिन का, 6 7 8, ठीक। फिर यानी कि कब जाएगी 9 तारीख को जाएगी। फिर कितने दिन का गैप है इसका, 3 दिन का, 10 11 12, फिर कब जाएगी 13। देखो ये भी 13, ये भी 13, यानी कि दोनों एक डेट सेम आ गई, तो हम ये कहेंगे कि ये अब जो अगली बार जो दोनों एक साथ जाएंगी, दोनों एक साथ जो जाएंगी वो कब जाएंगी, 13 जनवरी को जाएंगी। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट। अगर हम इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी देखें तो हम क्या देखेंगे, देखो ये 1 है और ये 4 है, यानी कि पहले 1 तारीख को जा रही थी सीता, फिर 4 तारीख को जा रही है, तो इसमें कितने दिन का डिफरेंस आ गया, यानी कि 1 का मैं अगर 4 में अगर मैं माइनस करूंगा तो 3 का डिफरेंस आ गया। ऐसे ये 1 है, 1 के बाद में कब जाएगी, अब ये 5 तारीख को जाएगी, तो इनमें इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ गया, इनके बीच में डिफरेंस आ गया हमारा 4 का डिफरेंस आ गया। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो अगर 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। ओके, तो बस ये कि अब जब 12 आ गया तो 1 तारीख को गई थी, अब उसके बाद में 12 का इनका एलसीएम आ गया था, तो 12 इसमें ऐड कर दो तो 30। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, बहुत ईजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस 132 129 124 117 106 93 एंड एक्स। अभी हमें पूछा है कि हमें ये एक्स हमारा कितना होगा। तो देखो कितना दे रखा है इसने, 132 129 124 117 106 93 और पूछ रहा है कि हमारे एक्स क्या होगा। अच्छा हम क्या करते हैं, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं तो मेरा कितना आएगा, देखो देखो इन दोनों का डिफरेंस मेरा 3 आ रहा है, तो 132 में से 129 घटाऊंगा तो मैं कितना आएगा 3। ठीक है, अब मैं इन दोनों का डिफरेंस देखता हूँ, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा कि 129 में से 124 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, देखो मेरा ये आ रहा है 5। ओके, उसके बाद में मैं 124 में से 117 घटाऊंगा, यानी कि माइनस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, देखो मेरा आएगा ये 7। उसके बाद में फिर मैं 117 में से 116 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरा, ये मेरा आएगा देखो 11। ओके, अब 106 में से 93 घटाऊंगा तो मेरा कितना डिफरेंस आया, ये मेरा जो डिफरेंस आएगा ये मेरा आएगा 13 का डिफरेंस। अब एक चीज देखते हैं, देखो ये क्या है, ये मेरा 3 है, 5 है, ये 7 है, ये 11 है और ये 13 है।
तो अगर हम देखेंगे तो देखो ये हमारा क्या बन रहा है, ये मेरा प्राइम नंबर बन रहा है, प्राइम नंबर देखेंगे, ये 3 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 7 इज ए प्राइम नंबर, 11 इज ए प्राइम नंबर एंड 13 इज ए प्राइम नंबर। तो अब देखो 3 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है, 5 के बाद में जो प्राइम नंबर आता है वो 7 आता है, 7 के बाद में प्राइम नंबर जो आता है वो 11 आता है, 11 के बाद में प्राइम नंबर 13 आता है। तो अब बताओ अब कौन सा प्राइम नंबर आएगा, तो हम देखेंगे देखो हमारा कि 17 इन दोनों का डिफरेंस अगर देखेंगे तो जो प्राइम नंबर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 17। ओके, तो हम क्या करेंगे 93 में से 17 को कैंसिल आउट कर देंगे। जब 93 में से 17 को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा 76 आएगा। ओके, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। ओके, मोती जी इसमें तो कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एक्स इन द सीक्वेंस 4, 196, 16, 144, 36, 146 और पूछा कि अब यहाँ पे ये क्या वैल्यू क्या आएगी। तो अगर देखो इस सीक्वेंस को देखते हैं हम, ये 4 है, ये 196 है, ये 16 है, ये 144 है, ये 36 है, ये 100 है, 64 है। एक चीज देखते देखो ये क्या है, ये हमारा 4 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा 16 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब इसको देखेंगे तो ये क्या है 36 यानी कि 6 का स्क्वायर, और इसको देखेंगे तो ये क्या है हमारा, ये है 8 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 2, 4, 6, 8। अब इसको देखते हैं ये क्या है, देखो ये है हमारा 14 का स्क्वायर, ये क्या है हमारा, ये हमारा 12 का स्क्वायर। तो देखो ये हमारा क्या है, तो यहाँ पे क्या है 2 बढ़ते जा रहे हैं हमारे और यहाँ पे 2 घटते जा रहे हैं, ये क्या है हमारा 10 का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी हमारी 8 का स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे x की वैल्यू जो आएगी वो 64 आएगी। तो आंसर बी इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था। सीक्वेंस के सवाल तो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं, बस उसमें थोड़ा दिमाग लगाओ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए वॉल क्लॉक मूव 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर। कोई ये घड़ी है, दीवार घड़ी, वो क्या है 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है। द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM ऑन मंडे। हमने क्या करा, उस घड़ी का मंडे 8 बजे जो है ना 8 AM पर उसका हमने टाइम जो है राइट करा। ठीक है, ओके जी, हमने मिलाई कि भाई अब ये घड़ी हमने हमारी सही चल रही है, 8 बजे हमने उसका अपनी घड़ी से टाइम लाया। When the clock saw the time 6 PM on Wednesday। अब ये क्या है कि हमने जब वो घड़ी को वेडनेसडे में देखा 6 PM पर, ओके, उस घड़ी को देखा। व्हाट इज द करेक्ट टाइम, अब उस घड़ी को देखा तो अब ये कह रहे हैं कि करेक्ट टाइम क्या था, इसका मतलब ये 6 PM जो हमारा टाइम था ये हमारा रॉन्ग टाइम रहा होगा कुछ ना कुछ। क्योंकि 24 घंटे में कितना है कि 10 मिनट हमारा टाइम जो है आगे बढ़ रहा है। एक तरह से ये क्लॉक एरर वाला क्वेश्चन है। हम देखेंगे जब 24 आवर की जब बात कर रही है कि 24 आवर में कितना टाइम उसका फास्ट हो जाता है 10 मिनट, इनके हम कहेंगे 10 मिनट हमारे क्या है फास्ट हो जाता है। 10 मिनट का मतलब क्या है 10/16 इज इक्वल टू 1/6 आवर, यानी कि 24 घंटे में कितना टाइम हमारा फास्ट 1/16 आवर यानी कि 10 मिनट। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं भाई, हम इसको भी लिख सकते हैं किस तरह से, यानी कि 24 आवर जब राइट टाइम था तब कितना टाइम हो रहा है दूसरी घड़ी में 24 + 1/6 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 145/6। यानी कि ये अगर कोई हमारी राइट क्लॉक है और हमारी कोई रॉन्ग, ये हमारी रॉन्ग क्लॉक थी क्योंकि ये वॉल क्लॉक थी, तो उसमें टाइम इतना हो रहा है हमारी राइट क्लॉक और ये हमारी रॉन्ग क्लॉक है। यानी कि जब 24 आवर इसमें होते हैं तो इसमें कितना होता है 145, ये देखो डायरेक्ट यहाँ से ले लिया मैंने (6 आवर, क्यों 10 मिनट हमारे बढ़ जा रहे हैं। अब इसमें एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है इसको देखते हैं। ये कह रखा है कि हमने वॉच कब देखी थी वेडनेसडे को, यानी कि पहले मंडे को देखी थी, मंडे के बाद में फिर हमने कितना कब देखा उसे वेडनेसडे के दिन, मंडे 8 AM पे देखी थी और फिर कब देखिए मंडे 8 AM पे हमने क्या करा वॉच को सही करा था और फिर हमने देखी वेडनेसडे 6 PM पे। तो देखो यहाँ से टोटल कितना टाइम आएगा, तो मंडे 8 AM टू ट्यूजडे 8 AM 24 आवर प्लस ट्यूजडे 8 AM टू वेडनेसडे 8 AM 24 आवर
प्लस, अब देखो 8 AM टू 6 PM में कितना होता है, 10 आवर होते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो गया, ये अगर हम इसको ऐड करेंगे तो 58 आवर, ठीक है ना। हमारे कितना टोटल हो गया, यानी कि 58 आवर जब हमारी रॉन्ग क्लॉक में हो गए तो राइट क्लॉक में हमारे क्या टाइम रहेगा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या रहेगा। ओके, इसको सॉल्व कर दें, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 24/145/6 इंटू 58। ओके, अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारा ये कितना आएगा, देखो ये वाली जो चीज थी वो ये वाली चीज आ गई हमारी, तो ये इसको देख लो, 24 इंटू 6/145/58। अब देखो ये किससे जा रहा है, देखो ये हमारा 29 से इसको देखते हैं, देखो ये 29 से 2 टाइम्स और ये 29 से हमारा 5 टाइम्स जाएगा। ओके, तो अब देखो इसको देखो मिला के, अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 12/5 इजिकल टू, ये कितना हो गया हमारा 288/5। अब 288/5 का मतलब क्या हो गया, देखो जब 5 को काटेंगे इसको, अब इसको देखो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेना इसकी कैलकुलेशन, यानी कि 288/5 यानी कि 5 25, 5 7 35, ठीक है, बचा कितना 3/5, ये हमारा आवर में आ गया, ठीक है ना, इतना आवर हो गया। तो अब देखो 57 प्लस, अब ये हमारा इस वाली चीज को सॉल्व करते हैं, तो क्या इसमें क्या करेंगे 3/5 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये हमारा आवर में आ गया, इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा 12 टाइम्स, तो इसका 57 प्लस बाकी 36। अब देखो 36, अब ऑप्शन में देख लो, इसको हम ला ले हैं कहाँ पे 36 आ रहा है, तो 5 आ रहा है, 5:36 PM, तो हमारा यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 58 था, जब टोटल 58 अगर होता 58 होता तब 6 थे, 6 PM था 58 होने पर। अब ये क्या है कि 58 से कम है, यानी कितना है, ये 57 है, 57 का मतलब ये है, ये अब 6 था, तो 6 का मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हमारे देखो यहाँ पे देखें, तो ये यानी कि 58 था, तो ये किसके बराबर था 6, यानी कि 58 आवर जब कंप्लीट हो रहे थे तो 6 PM हो रहे थे, तो अब मैं कहूँगा अगर मैं बात करता हूँ 57 आवर की, तो इसका मतलब 5 PM होंगे, 5 PM का मतलब 57 तो ये है, ठीक है ना, 57 प्लस वो 36 मिनट और थी, तो ये कहूँगा 5:56 हमारा क्या होगा, वो राइट टाइम हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, while 3 of them can read neither of these 2 languages। इसमें कहा है 15 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से 7 लोग हमारे क्या है, फ्रेंच रीड कर सकते हैं और 8 इंग्लिश। 15 में से 3 कैसे हैं, 15 में से 3 वो हैं जो ना ही तो हमारे फ्रेंच पढ़ सकते हैं और ना ही हमारे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, यानी कि 15 थे। 15 में से देखो 3 लोग कौन से हैं जो कुछ नहीं पढ़ सकते, इसका मतलब यह है 12 लोग वो हैं, इनमें से फ्रेंच भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। अब देखो इसका वेन डायग्राम बना के देखते हैं हम। अब इसने क्या कहा है इसमें कि देखो इसको हम फ्रेंच मान ले रहे हैं और इसको हम इंग्लिश मान ले रहे हैं। अब इसने कहा है कि फ्रेंच कितने पढ़ते हैं, फ्रेंच पढ़ सकते हैं 7। अब देखो 7 तुम्हारे फ्रेंच पढ़ने वाले हैं और 8 इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ओके, अगर देखें 7 और 8 कितने होते हैं, 7 और 8 का सम होता है 15, और ये हमारे कितने टोटल हैं 12, यानी कि इसमें से क्या है कि 15 लोग जो फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ रहे हैं और 12 जो है टोटल जो पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि 3 लोग कैसे होंगे, 3 लोग वो होंगे, यानी कि 15 माइनस अगर 12 कर दें तो 3 पीपल, यानी कि 3 पीपल वो होंगे जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लिया हमने 3, ठीक है। अब देखो ये फ्रेंच, तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच पढ़ने वाले कितने होंगे, हम क्या कहेंगे, ये टोटल फ्रेंच का सर्कल था, ये 7 है, 7 में से क्या है 3 ऐसे हैं जो फ्रेंच और इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, तो 7 में से 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो 4, यानी कि 4 पीपल क्या होंगे, 4 पीपल वो होंगे जो ओनली सिर्फ और सिर्फ हमारी फ्रेंच पढ़ेंगे। ओके, अब देखो इस सर्कल को देखो, तो 8 था हमारे इंग्लिश पढ़ने वाले, 8 में से 3 को कैंसिल आउट कर दो तो 5 आएगा। 5 पीपल वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे।
ओके, अब इसने पूछा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, यानी कि वो पीपल कितने हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंच, 4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रेंच को रीड करेंगे और 5 लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश को रीड करेंगे, यानी कि 4 + 5 = 9। तो आंसर बी इज करेक्ट, 9। ओके, इजी क्वेश्चन था, वेन डायग्राम का क्वेश्चन था। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलो सम अरेंजमेंट। अब देखो ये अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है, ये देख क्या देखा है, सी ए सी सी ए फ्री गैप है, ए फ्री गैप है, बी सी फ्री गैप है, बी। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक ग्रुपिंग करेंगे। तो देख लेंगे कि पहले इसमें लेटर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल लेटर कितने हैं इसमें, 15। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इसका ग्रुपिंग करेंगे कि हम इसको ग्रुप में बना लेंगे। तो देखो अगर हम इसको ग्रुप में बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 3 का ग्रुप बनेगा या 5 का ग्रुप बनेगा। ओके, तो हम क्या करें, हमने चलो 5-5 के ग्रुप बना के देखते हैं कि इसका 5-5 का ग्रुप। तो 1 2 3 4 5, यानी कि एक ग्रुप ये हो गया, 1 2 3 4 5 एक ग्रुप ये हो गया, और 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं 5-5 के ग्रुप बना के देख लिया। ओके, अब क्या करते हैं, अब हम देखो सीक्वेंस देखते हैं। देखो सी है, ये ए है, और फिर चलो अभी हमें यहाँ पे नहीं मालूम पड़ रहा। अब चलो पीछे वाला देखते हैं हम। देखो ये हमारी सी है, ये ए है, ये बी है, यानी कि हमारा सी था, फिर ए था, फिर बी था, यानी कि सी के बाद में ए के बाद में बी, और बी के बाद में सी। ओके, तो अब हम ये देखेंगे, देखो हमारे यहाँ पे क्या है, ए है, ए के बाद में देखो हमारी इस सेकंड में क्या आ रहा है, बी आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए सी, सीक्वेंस हो जाएगा। तो हम कहेंगे ए के बाद में देखो सॉरी, तो यहाँ पे आएगा हमारा सी, तो हम क्या कहेंगे सी के बाद में ए, और ए के बाद में बी। ओके, हमारा एक ये हो गया। अब इधर देखो, ये हमारा ए है तीसरे वाले में, और यहाँ पर हमें नहीं मालूम, और ये हमारा सी है, यानी कि ए, तो ए के बाद में देखो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये आएगा बी, और बी के बाद में फिर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, देखो सी आ गया है। ठीक, ये भी हमारा सीक्वेंस बनता जा रहा है। अब देखो इधर देखो, फर्स्ट वाले में देखो हमारे सी है, सी के बाद में ए है, यानी कि ये सी है, सी के बाद में ए है, तो ए के बाद में यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए बी। देखो ये भी हमारा सीक्वेंस बनता जा रहा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे क्या बचा है, देखो इसमें देखो थर्ड वाले में, तो देखो हमारी सी था, सी के बाद में देखो यहाँ पे क्या आया, हमारा ए है, और ए के बाद में फिर क्या आएगा, हमारे यहाँ पे आएगा बी। देखो क्या ग्रुप बन गया हमारा, सी बी बी बी। ऑप्शन में देखते हैं हम, तो देखो ऑप्शन बी इज करेक्ट, सी बी बी बी। ओके, बहुत इजी था। हम क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये लास्ट प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आया था, हमने क्या देखा था, इस तरह का क्वेश्चन 2020 में भी हमने देखा था, इस तरह का ही क्वेश्चन आया था, उसमें भी हमने क्या करा था, ग्रुपिंग करी थी, और हमारे आसानी से सॉल्व हो गया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ईयर हैज द सेम कैलेंडर एज डेट 2009। अब देखो कैलेंडर का ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो समझे, यानी कि इससे पहले भी कैलेंडर का क्वेश्चन आ चुका है, और ये वाला भी, यानी कि कैलेंडर में से ही हमारे कैलेंडर के टॉपिक में से हमारे यूपीएससी में 5 नंबर के पूछ लिया गया है। अब आप एक चीज जानते हैं, देखो कैलेंडर की बात कर रहा है, तो एक जो हमारा नॉर्मल ईयर जो होता है, एक नॉर्मल कैलेंडर मान लो, नॉर्मल हमारा कैलेंडर होता है, उसकी क्या खासियत होती है, उसकी ये खासियत होती है कि वो तो 11 साल बाद या फिर 6 साल बाद में क्या है, वो कैलेंडर रिपीट होगा। अच्छा, 11 साल बाद कौन से कैलेंडर रिपीट होते हैं, जो नॉर्मल ईयर जो होते हैं वो हमारे 11 साल बाद रिपीट होते हैं। जो 6 ईयर है फिर कौन से कैलेंडर होंगे, इस पर नोट डाउन करके देख लेना। जो लीप ईयर से जो पहला आए, ठीक है ना, लीप ईयर से जो पहला जो कैलेंडर आएगा वो हमारे क्या होगा, वो हमारा 6 साल के बाद में रिपीट करेगा। तो देखो 2008 के बाद में 2009 है, 2008 के हमारा क्या था, 2008 हमारा लीप ईयर था, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बाद में कौन सा आया है, 2009 आया है, यानी कि इसका जो सेम जो कैलेंडर होगा वो 6 साल के बाद में का जो कैलेंडर होगा वो सेम कैलेंडर होगा। तो 2015 का जो कैलेंडर होगा वो हमारा सेम कैलेंडर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। ओके, बस हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए कि है ना, लीप ईयर से लीप ईयर के बाद का जो कैलेंडर होता है वो
6 साल के बाद में रिपीट होता है, और बाकी जो कैलेंडर होते हैं वो 11 साल के बाद में रिपीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट फ्रॉम बी ऑनवर्ड इंक्लूड बी इज रिटन इन लोअर केस स्मॉल लेटर एंड द रिमेनिंग लेटर आर कैपिटलाइज्ड, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर रिटन। इसमें ये कह रहा है कि देखो हमारा ABCD है, ABCDEFGH, ठीक है ना। उसमें इसने ये कहा है कि जो हमारी अंग्रेजी के जो अल्टरनेटिव जो लेटर हैं, यानी कि इसने 20 को इंक्लूड करा है, बी के बाद में डी, यानी कि एक छोड़ी, डी के बाद में एफ के बाद में एच, इस तरह से सिमिलरली। तो उन लेटर को किस तरह से लिखा जाना है, उनको लिखना है लोअर केस में, यानी कि लोअर स्मॉल लेटर में, यानी कि बी डी एफ एच। ओके, और बाकी जो जितने भी ये लेटर है उनको किस में लिखना है, अपर केस में। ओके जी, अब उसके बाद में क्या है कि हमें क्या करना है कि हमें मंथ लिखना है। अब देखो इसमें जुलाई की ही बात कर रखा है, जुलाई की ही बात कर रहा है। तो जैसे कि हाफ मंथ होता है, एक 1 ईयर का हाफ मंथ कितना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून के बाद में जो कौन सा महीना होगा, जुलाई होगा। अब ये कहें कि जुलाई को हमें किस तरह से लिखना है, हम बात करेंगे JULY। अब जे को देखते हैं, तो जे किस नंबर पे आता है, अगर हम ये देखेंगे तो जे आता है हमारे 10वें नंबर पे, यानी कि 10वें नंबर पर, इस तरह से देखेंगे। तो उसको कैसे लिखना है हमें, जे को हमें लिखना है स्मॉल में। ओके, अब देखो यू देखते हैं, यू का नंबर कौन सा होता है, यू का जो नंबर होता है हमारा वो होता है 21, ठीक है ना। इसका मतलब होगा कि हम यू को लिखेंगे कैपिटल लेटर में। उसके बाद में एल को देखते हैं, एल किस नंबर पे आता है, एल जो आता है हमारे 12 नंबर पे आता है। 12 मतलब हमारा इसका मतलब हो गया कि इसको हमें लिखना है स्मॉल में। और वाई हमारे किस नंबर पे आता है, वाई आता है 25, इसको लिखते हैं हमारे ये वाला कैपिटल में। दो किस तरह से लिखेंगे, JUL और Y। अब देखो ये कैसे लिखा है, तो ये ऑप्शन में आप देखते हैं मिलाते हैं, तो देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत इजी था, बस ये क्या है कि इसकी थोड़ा हमें लैंग्वेज को पकड़ना है कि हमें क्या ये कह रहा है। इसमें कुछ नहीं है कि इसमें अल्टरनेटिव थे, तो उसमें से जो बी जो है, बी के बाद में जो एक छोटा अल्टरनेटिव जो अल्फाबेट सीरीज में जो आ रहे हैं, तो वो क्या आएगा, उसको हमें स्मॉल लेटर में लिखना है और बाकी को हमें कैपिटल लेटर में लिखना है। उसमें ये क्या रखा है, देन हाउ इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द सेकेंड हाफ। इसका मतलब ये क्या है कि 1 से लेके 12 महीने होते हैं, उसके बाद में देखो 1 से लेके 6 हाफ ईयर होता है, और 7 से लेके 12 हाफ ईयर होता है। तो ये क्या रखा है कि जो फर्स्ट हाफ मतलब हाफ ईयर का जो फर्स्ट मंथ था उसको हम किस तरह से लिखेंगे, तो जुलाई की बात करता और जुलाई को हम इस तरह से लिखेंगे। ओके, इजी था, थोड़ा समझ लेना चाहिए था हमें, तो आसान हो जाएगा। ओके, अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द सीक्वेंस 15735743557 how many such 5s are there which cannot immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7। इसमें इसने लिखा है कि ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 नहीं है, जिनके ठीक पहले यानी कि 5 से ठीक पहले 3 नहीं है लेकिन 7 है। ऐसे कितने 5 हैं, 5 ऐसे कितने नंबर हैं, ठीक है। अब देखो हम देखते हैं इनकी 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7। अब देखो इस 5 की बात करते हैं, तो इससे पहले 3 नहीं है लेकिन 7 है, यानी कि इसका मतलब इसको हम इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में क्या है, देखो ये वाला 5 आ रहा है, इससे पहले 3 है, हाँ जी है, लेकिन 7 भी है, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, इसने क्या पूछा है कि उससे पहले 3 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं, उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमारे क्या है, अब हम इस पे देखते हैं इस वाले के, तो देखो इसको इंक्लूड करेंगे क्या, हाँ इससे पहले 3 भी है और इससे पहले 7 भी है, इसका मतलब इसको हम शामिल नहीं करेंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। ओके, क्यों कि सिर्फ एक ही ऐसा 1 है जिससे पहले 3 नहीं है लेकिन बाद में 7 है, बाकी उसके बाद में इसमें और इसमें उससे पहले 3 हमारा है, 7 तो है ही, लेकिन उसके बाद में 3 भी है, इसलिए हमारा आंसर इज करेक्ट। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई @ मीन्स मल्टीप्लाइड बाई हैश मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ 10 हैश 5 @ $1 इज। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, हम क्या लिखेंगे, तो हमें चीज मालूम होनी चाहिए। इसने क्या कहा है कि डॉलर में इसने क्या कहा है कि हमारा डिवाइड है। ओके, @ का मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई से, और हैश का मतलब क्या है हमारा
माइनस से है। ओके, अब क्या पूछा इसने, 10 हैश 5 एट द रेट $1.5। ओके, हम क्या लिखें, अब क्या करें, हम जो इनकी वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। 10 देखो, हैश का मतलब क्या दे रखा है, -5। एट द रेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई 1 इंटू डिवाइड बाई 5। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 - 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, 10 - 1 = 9। तो कितना इजी क्वेश्चन है। ओके, बस हमने क्या है कि जो इसके सिंबल है, सिंबल की जगह में वो वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इससे ज्यादा इजी क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 3 आइटम्स, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलो। इसमें क्या है कि इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसके इन्फॉर्मेशन के बेस पर हमें जो 3 जो क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। इन्फॉर्मेशन क्या हमारी, 6 स्टूडेंट, कितने हैं, 6 स्टूडेंट हैं, ABCDENF appeared in several tests, क्या है वो, कई सारे टेस्ट में अपियर हुए हैं। ठीक है, either C और F स्कोर द हाईएस्ट। अब देखो स्टूडेंट हमारे कितने थे, 6 हैं, और उसने कंडीशन, 2 कंडीशन दे दी, या तो हमारा C का हाईएस्ट स्कोर होगा या फिर हमारा F का हाईएस्ट स्कोर होगा। तो अगर 2 कंडीशन का मतलब ये देखो, अगर हम निकालें 1 2 3 4 5 एंड 6, और दूसरी कंडीशन क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसने क्या है कि अगर हमारा सी या तो हाई स्कोर लाएगा, एक कंडीशन ये होगी, या फिर हमारा एफ जो है हमारा वो हाई स्कोर लाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हमारे मैक्सिमम मार्क्स आएंगे यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे हमारे मिनिमम आएंगे। ओके, आगे देखते हैं क्या करें। वेन एवर सी स्कोर द हाइएस्ट, अगर सी ने हाइएस्ट स्कोर करा है, देन ई स्कोर लीस्ट, तो ई का स्कोर क्या होगा जी, लीस्ट होगा, ये होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है। आगे क्या कर रखा है, व्हेन एफ स्कोर हाईएस्ट, यानी कि एफ ने जब हाईएस्ट स्कोर करा है तो बी स्कोर लीस्ट, तो इसका मतलब ये कि बी का जो स्कोर होगा वो लीस्ट होगा, यानी कि यहाँ पे बी होगा। ओके, यहाँ तक हमारा हो गया। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, सभी टेस्ट में अलग अलग सभी के मार्क्स हैं। डी स्कोर हायर देन ए, इसने कहा है कि डी का स्कोर है वो ए से ज्यादा है, हायर है। ओके, बट दे आर क्लोज कंपटीटर, यानी कि हायर इसका मतलब यह कि क्लोज कंपटीटर है, यानी कि इसके बीच में कोई नहीं होगा, बल्कि ये दोनों अब एक दूसरे के कंपटीटर है, क्लोज कंपटीटर है। ओके, ए स्कोर हायर देन बी, ए ने जो ना बी से स्कोर ज्यादा करा है, तो इसका मतलब ये बी यहाँ पे होगा। ओके, सी स्कोर हायर देन ए, और सी ने जो स्कोर करा है वो ए से करा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि एक तरह से हमारी ये कंडीशन सी यहाँ पे मान लो, वैसे तो ये थी एक कंडीशन, ये भी हो सकती है, इसके बीच में कोई और भी आ सकता है वैसे। अब ये हम पे कंडीशन आ गई। देखो क्वेश्चन उसने क्या कहा है, चाहे तो इस कंडीशन को पीछे भी लिख सकते हैं। अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग देन पोजीशन ऑफ बी। इसने क्या कहा है कि अगर एफ जो है ना सेकंड पोजीशन हो, यानी कि सेकंड हो, कहा हो, सेकंड वाले पे स्टैंड सेकंड। अब तुम चीज देखोगे, यहाँ पे एफ फर्स्ट था लेकिन सेकंड की बात कर रहा है, यानी कि कंडीशन इसकी बात कर रहा है, ये एफ सेकंड पर है। ठीक, जब एफ हमारा सेकंड पर है तो अब देखो आगे, तो देखो सी हो गया, एफ हो गया, और नीचे ई है, तो अब देखो ये वाली कंडीशन यहाँ से हमने देख ले रहे हैं, यहाँ पे ये वाली कंडीशन लगा भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा डी हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, और ये मेरा बी हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है इसमें, पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ बी, यानी कि बी की पोजीशन क्या है। अब देखो बी की पोजीशन क्या है, देखो बी की पोजीशन ये वाली है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि 5th पोजीशन है बी की। ओके, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा इसी का। ये कह रहा है इफ बी स्कोर लिस्ट, यानी बी ने हमारा लिस्ट स्कोर करा है, सबसे कम बी ने करा है। ओके, द रैंक ऑफ सी, तो सी की रैंक क्या होगी। तो अगर हम ये देखते हैं कि अगर उस टेबल को देखते हैं तो ये हमें सी मैक्सिमम था, यानी कि अगर 1 2 3 4 5 6 सी मैक्सिमम पे था, और लिस्ट पे हमारा यहाँ पे ई था। ओके, दूसरी कंडीशन में क्या था, 1 2 3 4 5 6, अगर हमारी जो उसकी मैक्सिमम जो कंडीशन थी हमारी यहाँ पे अगर एफ था, तो नीचे क्या था हमारा बी था। ठीक है, और उसने अलग अलग कंडीशन दे रखी थी, क्या क्या कंडीशन दे रखी थी। अब पहले तो इसको देखते हैं, बी स्कोर लिस्ट, यानी कि इस कंडीशन की बात कर रखा है, ये बी की कंडीशन की बात कर रखा है कि ये इसकी लिस्ट स्कोर है। अब ये कह रखा है द रैंक ऑफ सी, अब सी की पोजीशन क्या होगी,
तो देखो एफ हमारा ऊपर हो गया, बी हमारा नीचे हो गया है लिस्ट में। तो अब हमारी जो, अगर हम पीछे की कंडीशन देखेंगे तो उसमें हमारा क्या था, देखो ये वाली पोजीशन थी सी डी ए बी, सी डी ए बी। अब देखो सी डी ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, सी डी ए बी को तो बी हमारी, ये तो नीचे वाली कंडीशन आ गई, तो एक तो हमारी ये हो जाएगी सी डी ए, ठीक, इसके नीचे हमारी कंडीशन बी आ जाएगी। और देखो एक कंडीशन और हो जाती है, ये हमारी ई भी आ सकता है, और एक पोजीशन क्या आ जाएगी सी डी ए, ये आ सकती है। यानी कि क्या है कि इसके सेकंड में और थर्ड में हमारा सी आ जाएगा, ठीक है ना। अगर खुद ही देख लो यहां से कि सी डी ए और नीचे ई पहुंचा दिया, क्योंकि ई की पोजीशन हमें मालूम नहीं है। उसके बाद में फिर हमने क्या करा है कि यहाँ पे हमने सी पहुंचा दिया है, क्यों, हम इस सी को इधर, इस ई को हम इधर भी तो पहुंचा सकते हैं, तो ठीक है। इसका मतलब ये क्या है कि हम ये कह सकते हैं कि सी की हमारी तीसरी पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे रहेगी और सी की हमारी थर्ड पोजीशन पे रहेगी। तो आंसर बी इज करेक्ट। अब देखो इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, इसने कहा है इफ ई इज रैंक थर्ड, यानी कि ई क्या है थर्ड में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसने कहा है कि भाई हमारी ई क्या है थर्ड पोजीशन है। तो अब देखो हमने कंडीशन, अगर ये वाली कंडीशन देखते हैं, उसमें हमारी इसने पोजीशन किया कि ई थर्ड है, ठीक, ई थर्ड है। इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम ये कहेंगे, देखो टॉप पे हमारा तो एफ था और नीचे हमारा बी था, ठीक है जी। टॉप पे हमारा एफ था और नीचे हमारा बी था, यानी कि 1 और 6। उसके बाद में 2, 3, 4, 5 की अगर बात करें, उसके बाद में क्या था हमारा देखो इस पोजीशन में सी ई डी ए था हमारा। ये देखो ये वाली पोजीशन, देखो यहाँ पे ये वाली पोजीशन आ रखी है, ओके। तो यही हमने कहा कि वो सेम टू सेम वाली पोजीशन हमने उतार ली है। अब इससे देख लो क्या कर रखा है, ये कर रखा है ई गेट मोर मार्क्स देन सी, ई के नंबर ज्यादा है सी से, ये स्टेटमेंट कहलाता है। सी गेट मोर देन मार्क ई, हाँ देखो ये स्टेटमेंट सही है कि सी के जो नंबर है वो कितने हैं, ई से हमारे ज्यादा है, ये हमारे बिल्कुल सही है, ओके। अब देखो अगर थर्ड को भी देखें, ए इज रैंक फोर्थ, ए की फोर्थ रैंक करने भाई, ए की कौन सी है 50 में रैंक है, ओके। उसके बाद में ये कह रहा है कि डी इज रैंक फिफ्थ, नहीं, डी की रैंक डी की रैंक फोर्थ है। तो हमारे क्या होगा, बी आंसर इज करेक्ट, बाकी ये रॉन्ग है। तो एक ही इन्फॉर्मेशन से हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। बस ये कि हमें इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना है और उसको समझ लेना है। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 2 आइटम्स, यानी कि इसने क्या है कि हमें इसके 2 क्वेश्चन का आंसर हमें बताना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S2 एंड आंसर द 2 आइटम्स दैट फॉलोज। हमें क्या है कि 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं S1 और S2, ठीक है। पहले स्टेटमेंट क्या है, देखो हम मान लेते हैं हमारा पहला स्टेटमेंट S1 है, वो क्या कह रहा है इसने कहा है ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। इसने ये कहा है जो सोहन का वेट है, यानी कि सोहन का वेट है उसका 2 टाइम जो है वो किससे लेस देन है, वो लेस देन है मोहन के वेट से भी, और सोहन का जो वेट जो 2 टाइम्स है वो लेस देन है हमारा रोहन के वेट से भी, ठीक है। ये हमारे जो सोहन का वेट यानी कि 2 टाइम जो है वो लेस देन है मोहन से भी, और 2 टाइम जो है वो लेस देन है रोहन से भी। इसका मतलब ये है कि सपोज मेरा अगर मोहन का वेट मैंने मान लिया देखो 40, ठीक है ना, और सोहन का वेट मैंने मान लिया 10, तो 10 को मैं अगर दुगना भी कर दूंगा तो 20 हो जाएगा, ठीक। तब भी मैं कह सकता हूँ भाई सोहन का वेट जो होगा वो ज्यादा होगा मोहन से, ठीक है जी। और मैंने अगर सपोज एस तो मेरा 10 मान लिया, मैंने क्या माना आर को मैंने 50 मान लिया, और इसको मैं 2 टाइम्स कर दूंगा तो तब भी 20 इज लेस देन 50 हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इसका मतलब ये है कि हम इस वाले स्टेटमेंट से ये कह सकते हैं कि हमारा सोहन का जो वेट होगा वो मोहन के वेट से भी कम होगा, और सोहन का जो वेट होगा वो रोहन के वेट से भी कम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे सोहन का वेट जो है वो सबसे कम होगा, सोहन का वेट जो है हमारा सबसे कम होगा, ठीक है। ये याद रख लेना कि सोहन का वेट हमारा सबसे कम होगा। अब स्टेटमेंट 2 क्या है, देखो ये S1 था, अब S2 की बात करते हैं। S2 क्या कह रहा है इसमें, स्टेटमेंट 2 में क्या कर रखा है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, यानी कि अब रोहन की बात कर रहा है, इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन और डेट ऑफ सोहन, यानी कि ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, रोहन को आर से रिप्रेजेंट कर लिया, वो क्या है, वो ग्रेटर देन है किससे, मोहन से भी, ठीक है जी। ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन ग्रेटर देन है सोहन से भी। अब ये कह रखा है कि देखो इस वाले स्टेटमेंट में अगर हम देखें, इसने कहा है ट्वाइस द वेट ऑफ मोहन, यानी मोहन से दुगना है,
मोहन से ये दुगने से भी बड़ा है, मोहन से दुगने से भी बड़ा है, और सोहन के दुगने से भी ये बड़ा है। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि कितना वेट है हमारा, इसमें सबसे बड़ा कौन है। क्यों? क्योंकि अब देखो यहाँ पे अगर हम आर भी लगा देंगे तो हमें ये मालूम नहीं है, जैसे आर my2, हमें मालूम नहीं रहेगा कि आधा है भी या नहीं, यानी कि इससे हम ये वाली कंडीशन हमें कोई फुलफिल नहीं हो रही, यानी कि हमें ये वाली कंडीशन मालूम नहीं पड़ रही कि एग्जैक्टली ये क्या मतलब किसका वेट हमारा ज्यादा है। तो अब देखते हैं पहला क्या करा इसने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें इसने ये कहा है वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट। तो देखो हमें अभी सबसे ज्यादा किसका वेट है ये तो नहीं मालूम, हाँ लेकिन सबसे कम किसका ये मालूम है। सबसे कम किसका था जी, हमारा जो आ रहा था वो सोहन का आ रहा था। द वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, द वेट ऑफ रोहन इज ग्रेटेस्ट, द हुज वेट इज ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। देखो इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम ये नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा वेट किसका है, हाँ हमें ये मालूम है सबसे कम वेट किसका है, वो सोहन का है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन क्या है, द वेट ऑफ मोहन इज लिस्ट, नहीं भाई ये तो है नहीं है, सोहन का है। द वेट ऑफ सोहन इज लिस्ट, हाँ भाई देखो ये बिल्कुल सही है हमारा। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पहले स्टेटमेंट से ही मालूम पड़ा था कि सोहन का वेट जो है वो सबसे कम है, तो बी आंसर इज करेक्ट। ओके, बहुत ईजी था ये तो, बस थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है और थोड़ा ऑब्जर्व करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, if the numerator and denominator of a proper function are increased by the same positive quantity which is the greater than 0, the resulting fraction is। अच्छा देखो एक्चुअली ये क्वेश्चन मैथ का है, लेकिन ये चलो इसमें आ गया तो हम इसको बता देते हैं। तो इसने क्या कर रखा है, इसने कहा है कि कोई हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, हमें न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, उसमें हमने क्या करा है कि कोई एक वैल्यू जो 0 से बड़ी है उसको हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐड करी है। ओके, एन प्लस आई, कोई भी इंटीजर वैल्यू ऐड करी, डी प्लस आई। तो अब ये कह रहा है कि ये हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने देखो कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले ली, हमने 1/2 ले ली। ठीक है ना, अब देखो हमने क्या करा, 1/2 वैल्यू ले ली, ये हमारी हमने एक वैल्यू ले ली है, इसे हम ओरिजिनल वैल्यू मान ले रहे हैं, ओरिजिनल वैल्यू। अब हमने क्या करा, इसमें हमने 3 ऐड करा, तो 1 + 3 अपॉन 2 + 3, सुपर हमने ये ऐड कर लिया। देखो ये कितना आया, ये हमारा आ गया 4/5। ओके, अब इसकी वैल्यू देखते हैं, अगर 1/2 था तो 1/2 को कहेंगे तो ये कितना हो गया, 0.5। और अगर हम इसको देखेंगे तो देखो ये कितना हो गया, ये 0.8 हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है कि इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू हमारी बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है हमारी इस वाली वैल्यू से। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी देख ले रहे हैं, सपोज हमने ले लिया 10/15। ओके, ये हमने लिया रेंडमली कोई ले लिया, सपोज इसमें हमने 5 ऐड कर दिया। ओके, और इसमें 5 ऐड कर दिया है। अब हमने क्या करा, ये मेरा 15/20 हो गया। अब देखो ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो 3/4 अब लेंगे 0. अब ये कितना जाएगा, हाँ 7 चौक 28, 7, 5 आ गया। ठीक, पहले क्या वैल्यू ली थी हमने 10/15। अगर इसको देखें तो 2/3 इजिकल टू, अगर इसको हम काटेंगे तो 0.67, यानी कि ये वाली वैल्यू हमारी छोटी है, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हमारी जो दूसरी वैल्यू आएगी जो हमने जो ऐड करी है, हमने कोई भी वैल्यू, वो हमारी बड़ी होगी। ठीक है, ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल वैल्यू, ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल वैल्यू, इसका आंसर ये होगा भाई, हमेशा क्या होगा, बड़ी वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वैल्यू से। ओके, इजी था। ऐसे थोड़ा मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने ये बता दिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए प्रिंटर नंबर्स द पेज ऑफ बुक स्टार्ट विद 1 and uses 3089 digits in all, how many पेज डज द बुक्स हैव। इसमें क्या है कि देखो एक प्रिंटर है, उस प्रिंटर ने जो है ना टोटल कितने, देखो एक तो नंबर और एक होता हमारा डिजिट। अब मैं कहूँ कि अगर मैं 25 है तो 25 एक नंबर ही है, लेकिन अगर मैं डिजिट की बात करूंगा तो इसके 25 के अंदर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। दो नंबर और डिजिट में ये डिफरेंस है। ओके, अब इसने क्या कहा है कि कोई एक प्रिंटर था, उसने क्या है एक बुक को प्रिंट करा और उसने 1 से स्टार्ट करा और टोटल डिजिट उसने 3089 हमारी इसने डिजिट लिखी। ठीक है ना, अब ये क्या लिखा है, उसके अंदर कितने पेज है उस बुक के अंदर। तो एक चीज याद रख लेना, देखो 1 to 9 जब उसने पेज प्रिंट करेंगे तो कितने पेज रहेंगे, जब 1 to 9 करेंगे तो देखो 1 to 9 का मतलब ये था कि 1 से 9 के बीच में हमारे
नंबर थे उनके बीच में डिजिट देखो, तो 9 इंटू 1। अब देखो जब 10 टू 99 की बात करूंगा, यानी कि 10 टू 99 की बात करूंगा, तो इसका मतलब देखो इसमें कितने पेज हैं, इसमें देखो जो हमारे पेज हो जाएंगे टोटल यानी कि तो हो जाएंगे 90। ठीक है, और 90 हो जाएंगे। अब हमने क्या करा कि मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 2 डिजिट से करूंगा। देखो यहाँ पे कितनी डिजिट हो गई, यहाँ पे डिजिट हो गई हमारी 9, यहाँ पे डिजिट कितनी हो गई, यहाँ पे डिजिट हो गई हमारी 180। ओके, उसके बाद में देखो क्या है कि जब 100 का नंबर आएगा, यानी कि अब कुछ पेज होंगे जिसमें 100 से 99। अब इसमें टोटल नंबर कितने हमारे, अगर टोटल नंबर जो आएंगे वो आएंगे हमारे 900। ठीक, लेकिन अब मैं डिजिट की बात करूं कि टोटल डिजिट कितनी होंगी, तो मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू कितना हो गया 2700। ओके, अगर मैं इसको भी ऐड करता हूं, देखो अगर मैंने इसको ऐड करा तो टोटल इस मामले में टोटल ये डिजिट कितनी बन गई, तो देखते हैं जी 98778 यानी कि हमारी इतनी डिजिट बन गई। कब, जब हमने 1 टू 99 के बीच में जब हमारे नंबर आ गए। अब देखो जैसे ही हमारा 1000 आएगा नंबर, 1000 का मतलब क्या है कि इसमें 4 डिजिट है, कितनी है हमारी 4 डिजिट है। टोटल कितनी डिजिट थी 3089। ठीक, कितनी यूज हो गई 2889। अब इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 002, यानी कि हमारी 200 डिजिट बची। ठीक है ना, अब 200 डिजिट में कितने पेज होंगे, हम कहेंगे डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो हमने 4 कहेंगे तो कितने आ गए पेज, 50 पेज आ गए। यानी कि हमारे क्या, देखो यहां से हम देखेंगे तो हमारे ये कितने पेज थे, 1 से लेके 99 तक पेज तुम्हारे ये आ गए थे। ठीक, यानी कि हमारे ये 999 ये पेज आ गए, प्लस में 50 हम ऐड कर देंगे तो 9410। तो उसके अंदर टोटल कितने पेज होंगे, टोटल पेज जो होंगे हमारे 1049 पेज होंगे। ठीक, थोड़ा हमें ये देखना है कि एक पेज में, ठीक है, एक डिजिट आ रही है, दूसरे पेज में दूसरी डिजिट आएगी, 1 2 3 4 5 9 तक तो ये हमारे आ गया। ठीक, उसके बाद जैसे हम 10 कहेंगे, 10 का मतलब ये होगा कि 2 डिजिट का यूज करेंगे। ऐसे फिर जब हम 100 कहेंगे, 100 का मतलब 3 डिजिट का यूज करेंगे। और ऐसे हम 1000 कहेंगे, 1000 के बाद में जितनी भी डिजिट आएंगी तो एक नंबर में 4 डिजिट का यूज होगा। तो आंसर इज सी, करेक्ट। ओके, इजी था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, each face of a cube can be painted in black or white colors. In how many different ways can the cube be painted? इसने कहा है कि एक हमारा क्यूब है, तो भाई देख लें, क्यूब बना ले रहे हैं एक हमारा। ठीक है, ये हमारा क्यूब है। ओके, हमने क्यूब बनाया है। अब ये कह रहा है इसमें कि एक क्यूब है और उसमें क्या है कि 2 कलर हैं, 2 कलर से पेंट करना है, एक ब्लैक से करना है और एक व्हाइट से करना है। ओके, तो ये करेगा कितने डिफरेंट वे होंगे, कितने डिफरेंट अलग अलग तरीके होंगे इसको पेंट करने के। देखो हम गिनते जाएंगे, मान लें फर्स्ट तरीका ही, देखो देखते जाएंगे। हमने क्या करा, पहला हमने ऑल ब्लैक कर दिया, इसको 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 इसके पीछे इसके आगे इसको सबको क्या कर दिया, ऑल ब्लैक कर दिया। ठीक है जी, एक तरीका। ओके, देखते हैं ना अब इसको। दूसरा हमने देखो ऑल, फिर हमने ऑल व्हाइट कर दिया, इसे हमने ऑल ब्लैक करा था, ऑल व्हाइट कर दिया हमसे, अगर सपोज अब ये मेरा ऑल व्हाइट हो गया, ये मेरा ऑल व्हाइट हो गया। ठीक, एक तरीका हो गया, 2 तरीके हो गए। ठीक, एक तरीके 2 तरीके। अब देखो तीसरा तरीका देखते हैं हम। तीसरा क्या होगा, हम क्या करेंगे तीसरे में 1 फेस जो करेंगे, देखो 1 फेस को हम क्या करेंगे ब्लैक कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमने किसी भी एक फेस को हमने ब्लैक कर दिया, सपोज हमने इस वाले फेस को हमने ब्लैक कर दिया। ठीक, बाकी 3 को हमने व्हाइट से कर दिया। ओके, फोर्थ क्या रहेगा हमारा, हम कहेंगे 1 फेस को हम व्हाइट कर देंगे। देखते हैं ना, देखो कितने तरीके हो रहे हैं, 1 2 3 4, यानी कि हमने एक फेस को क्या करा व्हाइट कर दिया, बाकी हमने 3 फेस को हम क्या कर दिया ब्लैक कर दिया। अब देखो अब हम क्या कर देंगे फिफ्थ, देखो फिफ्थ में हम क्या करेंगे कि हम 2 ब्लैक जो है 2 फेस को हम 2 फेस को क्या कर देंगे ब्लैक कर देंगे। ओके, उनके अपोजिट फेस को हमने क्या करा 2 अपोजिट फेस कर देंगे, यानी कि 2 फेस जो ब्लैक होंगे वो अपोजिट होंगे। ये ध्यान रख लेना अभी। हम क्या करेंगे फिर आगे
6 क्या हो गया मेरा, 6 देखो तो थोड़ा नजर आ रहा है इसमें, देखना 2 फेस जो होंगे हम उसको क्या करेंगे, व्हाइट कर देंगे, व्हाइट। उसके भी हम अपोजिट फेस को करेंगे व्हाइट, ठीक है ना। अपोजिट 2 फेस हमने व्हाइट कर दिए, ठीक। जो हमारा 7 जो होगा, हमने उसमें क्या करा, 2 तो व्हाइट फेस कर देंगे, 2 हम क्या करेंगे, व्हाइट फेस कर देंगे, ठीक है ना। और उसके क्या करेंगे, हम एक एज को कॉमन कर लेंगे, तो हमने व्हाइट कर दिया, और उसकी जो साथ जो ना एक जो एज होगी इसको, यानी देखो हमने क्या करा, सपोज हमने ये और उसके बराबर वाला ये, और हमने क्या करा, इसको व्हाइट कर लिया जस्ट बराबर वाले को, ठीक। तो इसका हम ये क्या जाएगा कि एज होगी, कॉमन एज हो जाएगी। थोड़ा पेन देख लीजिए, दूसरा चलो यूज करता हूँ मैं, दूसरे कलर का। और ये अलग अलग बता रहा था क्योंकि अलग अलग डिफरेंट वे में हमारे 10 यूज हो जा रहे हैं, तो इससे हमें मालूम पड़ेगा कितने तरीके हैं, ठीक। अब देखो 8 देखेंगे हम, 8 देखें, अभी हमने क्या देखा था कि जब हम 2 व्हाइट कर रहे थे, अब 2 ब्लैक यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और उनका भी हमने क्या करेंगे, एज जो होगी इनकी, कॉमन एज होगी इनकी, विथ कॉमन एज, ठीक। यानी कि अब सबऑर्डिनेट, अगर मैं इसको देखो थोड़ा रिमूव करता हूँ, तो अगर मैं देखो इसका ये वाला पोर्शन, और चलो इसको मैं इससे बना देता हूँ, इस कलर से ही, और ये वाला पोर्शन, तो ये हमारा कॉमन है, देखो कॉमन एज होगी हमारी, ये क्या रहेगी हमारी, ब्लैक हो जाएगी, बाकी सब हमारे 2 को मतलब एज हमारी कॉमन होगी, बाकी सब हमारे कलर होते जाएंगे, ठीक। अब देखो 9 देखते हैं, जो 9वां तरीका जो होगा, तो उसमें क्या है, देखो 3 फेस जो होंगे ना, 3 फेस हम ब्लैक रखेंगे, यानी कि 3 ब्लैक। देखो अभी पहले सभी थे ब्लैक, फिर सभी व्हाइट थे, फिर एक फेस ब्लैक, एक फेस व्हाइट, फिर 2 फेस ब्लैक, 2 फेस व्हाइट, फिर हमने क्या करा, 2 हमने अपोजिट करे थे जो फेस थे, उसके बाद हमने क्या, 2 व्हाइट कॉमन एज थी हमारी, ठीक है ना, फिर 2 ब्लैक थी, कॉमन एज थी। अब क्या है, 3 ब्लैक कर दे रहे हैं, ठीक। जब 3 ब्लैक करेंगे, अब उनके कहेंगे विथ कॉर्नर, कॉर्नर कॉर्नर पे हम ब्लैक कर देंगे सर, ये ले लिया, 1 2 3 हो गया हमारा, तो ये हमारा 3 विथ कॉर्नर। अब देखो जब 3 ब्लैक कर रहे हैं, तो हम 10 पे क्या करेंगे, जो हमारा जो होगा लास्ट वाला 10 पे, तो 3 व्हाइट पे हम करेंगे, ठीक है ना, विथ कॉर्नर। इसके अलावा, इस कॉम्बिनेशन के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा कि 2 कलर के बाद में हम ऐसा कोई कलर पे कर सकें जो अलग अलग तरीके से हो। तो कितने हैं, 10 डिफरेंस हुए हैं, ओके, याद रहेगा हमें, इजी है, बस थोड़ा हमें देखना है। देखो पहले पे क्या देख लेना है कि भाई पहले हमारा ऑल ब्लैक में होगा एक, ऑल व्हाइट होगा 2, फिर हम एक देखेंगे, हमारा एक फेस किसका हो जाए, ब्लैक हो जाए, और एक फेस व्हाइट हो जाए, तो देखो 2 तरीके ये हो गए, 2 तरीके ये हो गए। फिर दूसरे मिलेंगे, हमारे 2 ब्लैक हो जाए, 2 व्हाइट हो जाए, कितने हो गए, 4 हो गए। उसके बाद में फिर क्या लेंगे हम देखो क्या लेंगे, फिर 2 लेंगे, 2 फेस, देखो या तो इनको अपोजिट मान लो कि भाई ये हमारे अपोजिट थे, हम क्या करें, हम 2 कोनों को एक साथ ज्वाइन कर दें कि कॉर्नर हमारे क्या है, कॉमन हो, तो ब्लैक और व्हाइट। और उसके बाद में फिर अगला तरीका क्या होगा, अगला तरीका होगा 3 फेस वाला। 3 फेस में क्या होंगे हमारे, अगर हम देखेंगे तो भाई इनके जो कॉर्नर पे तुम अब देख सकते हैं हम कि ब्लैक भी रहेगा और व्हाइट भी रहेगा, तो देखो 2 4 6 8 और ये 10, ये 10 तरीके आ जाएंगे, आंसर बी इज करेक्ट, ओके। एक बार तुम इसको अपने आप कलर करने की पेन से ही लेकर, मतलब रफ पे पेन पेंसिल का यूज करके देखना, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको, फिर ये आंसर कभी भूलोगे भी नहीं इस तरह से, जब हम एक बार उसको हमारा प्रैक्टिस में हम कर लेते हैं उसे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 5 स्टोरेड बिल्डिंग विथ फ्लोर्स फ्रॉम फर्स्ट टू फिफ्थ इज पेंटेड यूजिंग 4 डिफरेंट कलर एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट इस फ्लोर। इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि कोई एक हमारी 5 स्टोरी बिल्डिंग है, और जिसपे 5 ऊपर हमारा पेंट होना है, कैसे, 4 डिफरेंट कलर का, यानी कि पेंट होना है, लेकिन कलर कितने यूज होना है इसमें, 4 कलर यूज होने हैं, ओके। और इसमें आगे इसने कहा है कि एंड ओनली 1 कलर इज यूज टू पेंट इस फ्लोर, और एक फ्लोर पर एक ही कलर का पेंट यूज होना है, ओके। अब आगे इसने स्टेटमेंट दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहले तुम एक बिल्डिंग बना लेते हैं, ठीक। तो देखो ये हमारी एक बिल्डिंग हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो फर्स्ट फ्लोर है ये हमारा, ये सेकंड फ्लोर है, ये थर्ड फ्लोर है, ये फोर्थ फ्लोर है, एंड ये
5th फ्लोर है, इसमें क्या हमारे 4 कलर यूज होने हैं। ओके, अब आगे क्या कहा इसने, फर्स्ट वन, द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। इसने कहा है कि मिडिल में कौन कौन से होंगे हमारे, अगर मैं मिडिल की बात करूं तो देखो मिडिल में हमारे होंगे 2nd, 3rd एंड 4th। ठीक, ये मिडिल में है। इसमें क्या होना है कि इसमें जो पेंट होना है वो डिफरेंट कलर के होना है। हमारे पे 4 कलर थे, तो हमने मान लिया, देखो यहाँ पे मैंने येलो मान लिया, यहाँ पे मैंने ऑरेंज मान लिया और यहाँ पे मैंने ब्लैक मान लिया। ये मैंने इसमें 3 कलर यूज करे हैं। ओके, सेकंड क्या कराए, द सेकंड एंड द फोर्थ, यानी कि सेकंड फ्लोर यानी कि इसकी बात कराए और इसकी बात कराए, यानी कि सेकंड की और फोर्थ की बात कराए। आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर, तो देखो दोनों में देखो हमने देखा डिफरेंट कलर यूज करा, इसमें येलो कराए और इसमें मैंने ब्लैक करा था। ठीक, अब थर्ड वन में क्या कराए, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ, यानी कि फर्स्ट की बात कर रहा है इसकी और इसकी बात कर रहा है। फ्लोर्स आर पेंटेड रेड, देखो इसमें इसने रेड और इसमें इसने रेड। ओके, पेंट यूज करा है, तो अब हम देखेंगे देखो कितने कलर हो गए हमारे। देखो एक तो रेड हो गया, एक मैंने येलो लिया था, एक मैंने ऑरेंज लिया था और एक मैंने ब्लैक लिया था। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो ये बिल्डिंग बनाई है उसमें जो पेंट करा है बिल्कुल सही करा है। क्यों, क्योंकि देखो कितने हमारे कलर हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अब इसने आगे कहा है टू एंश्योर दैट एनी 2 कंसेक्यूटिव फ्लोर्स हैव डिफरेंट कलर। अब इसने हमें क्या बताना है कि यहाँ पे हमें इसका ऑप्शन में बताना है कि जो हमारे जो फ्लोर्स था उसमें डिफरेंट कलर यूज हुए थे, तो इसमें कौन सा हमारा स्टेटमेंट एक से सही है। ऑप्शन ए है ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट। देखो अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, स्टेटमेंट 2 क्या करा था हमारा, द सेकेंड एंड द फोर्थ, यानी कि इसकी और इसकी बात कर रहा था, आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। देखो अगर हमने, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक, और तो देखो सेकंड की मतलब ये हो गया, देखो ये हमारा सेकंड हो गया और ये हमारा फोर्थ हो गया। अगर मैं इनमें डिफरेंट कलर यूज करूं, सपोज मैंने इसमें क्या कौन सा कलर यूज करा है, मैंने इसमें येलो करा है, ठीक है ना, और इसमें मैंने ब्लैक करा था। ठीक, येलो इसमें करा था और ब्लैक मैंने इसमें करा था। तो देखो अगर मैं सिर्फ इस स्टेटमेंट की बात करूं, ना फर्स्ट पढ़ू ना थर्ड पढ़ू, तो देखो हमारा कोई भी कलर फिर मैं इसमें भी एक तरह से ब्लैक कर सकता था, मैं इसमें भी ब्लैक कर सकता था। यानी कि इसने सिर्फ सेकंड की और फोर्थ की बात करी थी, बस इनमें 2 में डिफरेंट कलर यूज होना चाहिए, बाकी हमारा हम कैसे भी यूज करें। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वाला मतलब ऑप्शन जो है हमारा सफिशिएंट नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करते हैं, इसमें कहा इसने ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। अब देखो स्टेटमेंट 3 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड द फिफ्थ, यानी कि अगर बात करें मैं फर्स्ट इसकी और फिफ्थ यानी कि इसकी, द फर्स्ट एंड फिफ्थ फ्लोर्स आर पेंटेड रेड। अब देखो मैंने क्या है, फर्स्ट को और मैंने फिफ्थ को रेड कर दिया है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा सफिशिएंट है या नहीं है। तो देखो मैं कैसे कह सकता हूँ ये मेरा सफिशिएंट है या नहीं। स्टेटमेंट से पहले कंडीशन दे रखी थी, कंडीशन क्या थी कि हमारे कितने कलर यूज होंगे, हमारे कलर होंगे 4। ठीक है, देखो ये गई, यानी कि 4 कलर हमारे यूज होंगे, यानी कि कम मतलब इससे ना ही ज्यादा करेंगे ना ही कम करेंगे। तो अब देखो जब मैंने फर्स्ट और फिफ्थ, यानी कि मैंने फर्स्ट की बात करूं और फिफ्थ की बात करूं, अगर ये मैंने 2 बिल्डिंग रेड से कर दी थी, तो इसका मतलब मेरे पास कितनी बिल्डिंग बची हैं, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और कलर मेरे पे कितने बचे थे, कलर मेरे बचे थे 3, क्योंकि रेड जो है 2 बिल्डिंग में यूज हो गया था, तो एक कलर ये यूज हो गया और बाकी सब में कितने रहेंगे, एक एक कलर और यूज होगा, तो टोटल कितने कलर हो जाएंगे 4। इसका मतलब ये क्या है कि ओनली स्टेटमेंट 3 ही मेरा सफिशिएंट था, ये जरूरी नहीं था फर्स्ट की और सेकंड की मैं बात करूं, ओनली स्टेटमेंट 3 से ही मेरा काम बन जाता था कि मेरी जो बिल्डिंग में जो कलर यूज होंगे वो कितने होंगे, 4 कलर यूज होंगे, और उसके बाद में मिडिल में अपने आप ही 3 कलर डिफरेंट हो जाएंगे। ओके, अब इसने क्या कहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट। मैं अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूं तो इसने क्या कहा है कि द मिडिल 3 फ्लोर्स आर पेंटेड इन डिफरेंट कलर। तो देखो मैं इसकी बात, देखो इसको यहाँ पे देखते हैं, अब ये मेरा कितना है, देखो ये मेरा फर्स्ट है और ये मेरा फिफ्थ है। अब इसने क्या कहा कि देखो अगर मैं तीनों में, 3 थे मेरे, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, अगर मैं इन तीनों में डिफरेंट कलर यूज करूंगा, 3 डिफरेंट कलर मैंने यूज कर दिए, तो देखो अगर ये मेरे 3 डिफरेंट कलर यूज हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पे एक ही कलर बचेगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं देखूं कि मैं अगर स्टेटमेंट मेरा फर्स्ट कहा जाता, इसके अकॉर्डिंग कि अगर मेरा स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जाता, तो मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सही भी हो जाता।
ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था ऑप्शन बी में कि स्टेटमेंट 3 से ही मेरा काम चल रहा था, तो उसमें फर्स्ट और थर्ड की जरूरत नहीं थी। तो अब मैं अगर स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करूं तो मुझे एक तरह से ना ही उसमें 2 की और 3 की जरूरत थी। मेरा जो स्टेटमेंट फर्स्ट था उससे भी मेरा काम चल जाता। तो इसका मतलब ये है कि देखो ये मेरा सही हो जाता, लेकिन क्या क्या है, नॉट सफिशियंट, और हमें क्या है कि सफिशियंट था। तो इसका मतलब ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी में क्या कहा है, स्टेटमेंट 3 इज नॉट सफिशियंट, जबकि मैंने बताया था आपको कि ऑप्शन बी क्या है, स्टेटमेंट 3 जो है वो सफिशियंट था। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशियंट। ओके,